नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं गिरधारी इनानिया और आज आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम बातचीत। और आज हमारे खास कार्यक्रम बातचीत में हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं जो हमारे स्टूडियो में पधारे, देवाराम जी पटेल, जो कि लाडनू के लिए एक जाना पहचाना नाम है। लगभग 4 दशक से भाजपा के वरिष्ठ कदावर नेता है। लाडनू में भाजपा की जब से शुरुआत हुई है, या कहे छगन लाल जी दायमा जो सबसे पुराने यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ते थे, उनके साथ में देवाराम जी ने काम किया। हमारे साथ है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अनेकों पदों पर रहे हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। नमस्कार देवाराम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार गिरधार जी। तो अब हम आपको आज के कुछ जो राजनीतिक परिदृश्य है उससे लेके चलते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि देवाराम जी का राजनीतिक सफर किस तरह से और कैसे शुरू हुआ था। तो देवाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शुरू में शायद अध्यापक भी रहे हैं, कैसे आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और कितना आपका सफर हो चुका है इस समय तक? मैं लाडनू में जब से आया हूँ, अध्ययन के लिए आया। अध्ययन करने के बाद में जब कॉलेज में मैं अध्ययन कर रहा था, उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा और संघ परिवार यानी विचार परिवार जो है, उसे विचार परिवार के साथ मैं विचारों से जुड़ा और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। और लगातार मैं संघ की शाखा में गठनायक से लेकर के कई दायित्व जो गठनायक शिक्षक, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, एक शाखा कार्यवाह, नगर कार्यवाह, तहसील कार्यवाह, जिला सारिकता के साथ कई दायित्व मेरे पास रहे। इससे विचार परिवार के बाद में जब 1991 में सबसे पहले राम सिंह जी कसवा साहब लोकसभा का यहाँ उपचुनाव लड़ा, सामने जयसिंह जी थे। तो लोकसभा चुनाव के समय मुझे थोड़ा एक निर्देश मिला कि भी आपको इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। तो वहीं से मैं राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ, विचार परिवार के साथ जुड़ा। और 1991 के लोकसभा चुनाव में मैं पूरा समय दे करके प्रत्येक बूथ, पोलिंग बूथ तक मैंने काम किया। लाडनू विधानसभा क्षेत्र में पूरे में काम किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके सर्वप्रथम जो महामंत्री थे द्वारका प्रसाद जी, महामंत्री उस समय थे, आज है द्वारका जी। तो उनके सानिध्य में मैंने, द्वारका प्रसाद जी शर्मा, उनके सानिध्य में मैंने काम किया। राम सिंह जी के पूरे चुनाव के समय मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ तक काम किया। उसके बाद छगनलाल जी दायमा 1993 में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के प्रत्याशी बने। तो उस समय भी मैंने पूरा क्षेत्र में पूरा दायित्व लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पोलिंग बूथ तक। देवाराम जी ने जैसे बताया कि लगभग विचार शाखा से जुड़े और उसके बाद आरएसएस से जुड़ने के बाद जो भाजपा में इनकी एंट्री हुई और किस तरह से इन्होंने काम किया, वो सारी बताने के बाद अब मैं देवाराम जी आपसे ये चीज़ भी जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आपके पास पार्टी का क्या दायित्व है और आपने कौन कौन से चुनाव लड़े हैं इस पूरे अपने राजनीतिक जीवन में और किन किन पदों पे आप रहे हो? मैं विचार परिवार के साथ जुड़ा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में विचार परिवार के द्वारा ही मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए निर्देश मिला। तो जब से मैं 1991 से इस भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सक्रिय होकर के काम किया। उसके तत्पश्चात मेरे पास से 1994 में मैं यहाँ जो नगर के शहर मंडल में और ग्रामीण मंडल, दो भारतीय जनता पार्टी का मंडल है, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण मंडल का मैं उपाध्यक्ष का दायित्व सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का लिया। उसके बाद में मैं महामंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण मंडल का, जो 3 बार अध्यक्ष रहा। आज वो 5 मंडल है, उस समय एक ही मंडल था, 4 मंडल को मिला के एक था, एक शहर का अलग था। तो मैं 4 मंडलों का जो एक मंडल था ग्रामीण मंडल, उसका मैं अध्यक्ष के नाते मैंने कार्य किया। जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने सर्वप्रथम चुनाव लड़ा 2000 में। 2000 में मैंने जो लाडनू शहर की, लाडनू
नगरी की जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में जो रेलवे लाइन के उधर लेडी, दाबड़ी, खानपुर, भियानी, आसोटा, ये जो क्षेत्र है, वहाँ से मैंने पंचायत समिति सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और मैं उम्मीदवार रहा, चुनाव लड़ा। मैं मात्र 5 वोटों से चुनाव, पहला चुनाव मेरे जीवन का था, 5 वोटों से मैं हारा। और वो उस चुनाव के बाद में मैंने 2005 में दूसरा चुनाव मैंने लाडनू की पश्चिम जो साइड है, जो रताऊ, जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। उस समय मेरे सामने माननीय हरजीराम जी बुडक, जो केंद्रीय राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे, उनके सुपुत्र जगन्नाथ जी बुडक, जो उस समय तत्कालीन प्रधान थे, उनके सामने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। वो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार था। तो उस चुनाव में मैं भारी मतों से, उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे भारी मतों से विजय दिलवाई और पहली बार मेरी जीत थी और जगन्नाथ जी बुडक की राजनीतिक जीवन की पहली हार थी। उसके बाद में मेरे संगठन के बहुत सारे दायित्व, मुझे कई दायित्वों पे काम करने का अवसर मिला। जिला में जो किसान मोर्चा की टीम में रहा, तो जिला ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा, सीकर, झुंझुनू, चूरू इस संभाग का दायित्व भी रहा किसान मोर्चा का। उसके बाद जो आज वर्तमान में 2 जिले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नागौर शहर और नागौर देहात। उस समय एक ही जिला था, तो नागौर पूरे जिले का किसान मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष भी का दायित्व भी मेरे पास रहा। जिला कार्यकारिणी में भी रहा। उसके बाद में मैंने इस पंचायत चुनाव के समय मुंडवा क्षेत्र का मैं जो पंचायत समिति चुनाव प्रभारी भी रहा और जायल विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रभारी भी रहा। संगठन के द्वारा बार बार कई दायित्व मेरे पास मुझे दिए गए। उसके बाद में मैं लोकसभा विस्तारक के रूप में और विधानसभा विस्तारक के रूप में भी मैंने कार्य किया। पार्टी संगठन की एक योजना थी, 2 वर्ष का समय मेरे से संगठन ने मांगा कि पूर्णकालिक समय दीजिए, तो मैंने सबसे पहले जायल विधानसभा क्षेत्र का मुझे दायित्व संगठन ने दिया, वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद में 2019 में मुझे भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा पूरे क्षेत्र का दायित्व विस्तार का नाते मैंने काम किया। वहाँ काम करते हुए मुझे कई सारे नए अनुभव भी मिले। सारे विधानसभा क्षेत्र में मेरा जनसंपर्क भी हुआ और वहाँ राजस्थान में सबसे 25 सांसदों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले सांसद वो भीलवाड़ा से रहे। उसके बाद मुझे पुणे नागौर लोकसभा क्षेत्र में भी लगाया और इसके बाद में जो उपचुनाव हुआ नारायण जी बेनीवाल का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी मिलकर के चुनाव लड़ा। उसमें भी मुझे 1 महीने के लिए खींवसर विधानसभा क्षेत्र का विस्तार के नाते दायित्व दिया, वो जो मैंने निभाया। उसके बाद कातर मंडल सुजानगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, उसमें कातर में क्षेत्र 50 से पोलिंग बूथ है, उसका दायित्व दिया। 1 महीने तक वहाँ काम किया। इस प्रकार से मैंने 2 साल पूरे भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय देकर के काम किया। वर्तमान में मेरे पास पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ पंचायती राज प्रकोष्ठ का, जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और जायल विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रभारी हूँ। एक लोक प्रवास योजना है, उस योजना के तहत मुझे जायल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के नाते दायित्व दे रखा है, जो मैं बेखूबी से निभा रहा हूँ। जैसे कि देवाराम जी ने बताया कि इनका लंबा जो जीवन काल, राजनीतिक जीवन काल रहा है, कौन कौन से पदों पर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद अपन सीधा सवाल ले चलते हैं। 2023 में विधानसभा राज्य में चुनाव है और इन्हीं चुनावों को लेकर हम देवाराम जी से चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरह से चुनाव में, जैसे अभी मोदी जी का दौरा था जो अजमेर संभाग में था और राजस्थान की हृदय स्थली जिसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की ये भूमि रही है,
और यहाँ पे इस जगह पे ये बड़ी जो 9 साल बेमिसाल मोदी जी के था, बड़ी रैली की गई थी। यहाँ से कई विधानसभाओं को और कई लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश भाजपा ने की है। तो किस तरह से प्रदेश में कौन से मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आगे की क्या रणनीति आपकी पार्टी की होगी, और 2023 चुनाव में किस तरह से किसके सानिध्य में ये चुनाव लड़ा जाएगा? गिरधारी जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में किन मुद्दों पे, किन विषयों पर आकर के ये जो चुनाव लड़ेगी, तो मैं आपसे एक बताना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने भी अभी अजमेर में ये बात कही कि राजस्थान की सरकार, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार की जो भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, जो युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ और झूठी सरकार, झूठे वायदे करके और ये सरकार जो बनी है, इन वादों को, जो झूठे वादे किए हैं, इन सब की बातों को, इससे महाभ्रष्टाचार युक्त सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो सरकार रही राजस्थान में, उनमें विकास विकास की जो गंगा बही, उन मुद्दों को लेकर के, और जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर, विकास को लेकर के किसान, युवा और जो हर घर को जल कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना है, चिकित्सा योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान कल्याण योजना है, इन सारी जो कल्याणकारी योजनाओं को हम आम जन तक, प्रत्येक पोलिंग बूथ तक हम कार्यकर्ताओं के बीच में इन सब की जानकारी देते हुए और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए हम विकास के मुद्दों पे और इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के जो आचरण है, उनको हम जनता के बीच में ले जाते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। आपने बताया जिस देवराम जी कि मोदी जी ने भी खूब बोला था भ्रष्टाचार में, लेकिन वैसे तो कर्नाटक चुनाव में भी भ्रष्टाचार ही मुद्दा बना था, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पे ही आ गया था। उसमें तो देखते हैं क्या रहेगा। और लेकिन आने वाले समय में सीधी मैं लाडनू की बात पे आ जाता हूं कि लाडनू के जो विधानसभा के चुनाव है, यहाँ से भी लगभग दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी, हमेशा एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा ही कुछ रहा है। पिछले समय में यहाँ से मुकेश जी भाकर जो वर्तमान में यहाँ से विधायक है, कांग्रेस से है, उससे पहले ठाकुर जी थे, मनोहर सिंह जी, वो यहाँ से विधायक रहे भाजपा से। लगभग यही यहाँ की परिपाटी रही है। और इस समय आप भी टिकट की दौड़ में भी हो, तो आप इस परिदृश्य में क्या कहना चाहोगे कि क्या पार्टी आपको इस तरह से जिम्मेदारी देती है, और टिकट में भी आप अपनी क्या भूमिका है जो आप जनता के सामने भी बताओगे और आपके पार्टी के नुमाइंदे उन तक भी आपकी बात पहुंच पाए? देखिए इंद्राणी साहब, आपने जो ये कहा कि विधानसभा क्षेत्र लाडनू की जो बात है, मैं इसे लाडनू विधानसभा क्षेत्र से पहले मैं राजस्थान की सरकार के विषय में आपको कुछ जानकारी दूंगा कि कांग्रेस की जो सरकार ने जो ये अभी बजट घोषणाएं की है और घोषणाएं करती जा रही है, ये इस प्रकार की घोषणाएं करके ये चुनावी वर्ष है, उसको वोट बटोरने के लिए ये घोषणाएं हो रही है। पिछली बार भी घोषणाएं हुई किसानों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन दी, बस किसानों का संपूर्ण लोन सभी बैंकों का माफ कर दिया जाएगा। क्या लोन माफ हुआ? क्या युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगार बता देंगे, यानी कुल बेरोजगार युवाओं के 10% युवाओं को बेरोजगार बता नहीं दिया गया। ये झूठे वादे किए। आज भी जो ये लुभावनी जो घोषणाएं की है, मैं आपसे एक बात कहूंगा इस विषय में, क्या इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए क्या इन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी की? क्या कोई बजट का प्रोविजन किया है? क्या
केवल मात्र घोषणाएं की है। अब इन घोषणाओं के माध्यम से चुनाव भी वर्ष है, चुनाव में वोट बटोरने का काम माननीय अशोक जी गहलोत साहब कर रहे हैं। इसे भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ पे जो 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के इसे चुनाव मैदान में है। और अब ये रही लाडनू विधानसभा क्षेत्र की बात, तो जहां उम्मीदवारी की बात है, मैं विचार परिवार से जुड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे यदि प्रत्याशी बनाएगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। बाकी विचार परिवार संगठन निर्णय करेगा और जिसको भी कमल का फूल देगा, मैं तो कमल के फूल के साथ हूं, पार्टी के साथ हूं। मैं स्वयं दावेदारी जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं तो हमेशा विचार परिवार और पार्टी के साथ रहा हूं। तो देवराम जी, आपने जैसे बताया कि आप विचार परिवार से जुड़े हो, यदि आपको पार्टी इस काबिल समझती है और आपको यदि टिकट मिलती है तो आप जरूर चुनाव लड़ोगे। तो लेकिन यदि आप चुनाव लड़ोगे तो आप चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच जाओगे, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे और लाडनू का किस तरह से आप लेके चलोगे? यदि जनता आपको मौका देती है तो कौन से आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन पे आप काम करना चाहोगे? गिरधारी जी, जहां तक लाडनू विधानसभा क्षेत्र की बात है, वैसे तो पूरे प्रदेश में ही बिजली पानी का एक आज भारी संकट है। जब शाम को दिया बत्ती के समय बिजली नहीं रहती, हर परिवार को पानी नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने इसीलिए हर घर को नल का कनेक्शन देने की घोषणा नहीं, बजट देकर के काम शुरू कर दिया है। राजस्थान की सरकार है वो जरूर धीमी गति से इस काम को कर रही है। मुझे यदि अवसर दिया तो मैं विशेष तौर से जो बिजली और पानी जो व्यक्ति के जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरतमंद है, तो उनके संबंध में बिजली पानी के लिए मैं आम व्यक्ति के लिए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं काम करूंगा। जनता के बीच में रह करके, जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके, जनता जो चाहेगी, लाडनू विधानसभा क्षेत्र की जो जनता चाहेगी वो काम मैं करूंगा। जनता के बीच में ही रहूंगा, जनता जो चाहेगी वो काम करूंगा। आज लाडनू विधानसभा क्षेत्र को आप स्वच्छता को देखिए, लाडनू नगर पालिका में किस प्रकार के आप भी पार्षद हो, कितनी स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जा रहा है। गली गली के अंदर पूरा कूड़ा करकट गंदगी फैली हुई है। तो इस स्वच्छता पर, बिजली पर, पानी पर लाडनू में 7 दिनों से पानी आता है। मैं कल जसवंतगढ़ गया था तो 15 दिनों से पानी आ रहा है। नीमबी जोधा में मैंने बात की, कार्यक्रम के निमित्त गया था कि भाई पानी आए हुए 10 दिन हो गए, गांव में पानी नहीं आ रहा है। व्यक्ति को पानी सबसे पहले आवश्यक है जीने के लिए। जब पानी यदि सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती है शुद्ध पानी पीने के लिए, और बिजली नहीं उपलब्ध करा पाती है ठीक समय पर, तो फिर क्या विकास के काम होंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही रहेगा, बिजली और पानी हर व्यक्ति को मिले, स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, और नगर और ग्रामीण क्षेत्र पूरे विधानसभा क्षेत्र की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि देवराम जी आपने बताया कि आप ये सभी मूल आवश्यकता के मुद्दे उन पे चुनाव लड़ोगे, और टिकट की बात रही तो टिकट का तो अभी नहीं कह सकते कि किसको मिलेगा क्या है, क्योंकि पार्टियों में भी लंबी कवायद होनी है। लेकिन फिर भी आप एक टिकट की रेस में हो, यहाँ से और भी बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। पार्टियों में अपना एक लोकतंत्र होता है, टिकट देने का अपना सिस्टम होता है। लेकिन एक चीज़ जरूर मैंने देवराम जी पिछले काफ़ी 10 साल से मैं भी राजनीति को करीब से देख रहा हूँ या मीडिया के क्षेत्र में हूँ, वहाँ से मैंने ये महसूस किया है कि पार्टियाँ बाहर जरूर सबका साथ, सबका विकास ये भी बात करती है और सबको समानता की बात करती है, लेकिन जब पार्टी का एक बंद रूम में जब बातचीत होती है तो वहाँ जरूर कहीं ना कहीं जाति फैक्टर ही आता है। जैसे कि अपन पिछले चुनाव की बात ले लेते हैं, नागौर में 10 विधानसभा सीट है, यहाँ से 2 आरक्षित सीट है, बाकी 8 सीट पे जाट उम्मीदवार जीते हैं, चाहे पार्टी कोई हो। इसके अलावा ये बेल्ट एक जाटलैंड जैसे कहा जाता है, तो जाटलैंड ये क्षेत्र है और आप भी उस समुदाय से आते हो, और भी लोग हैं। तो इसमें आप क्या मानते हो कि आपको यदि टिकट में आपका
जाट होना कितना फायदेमंद होगा, या इससे क्या कोई फायदा मिलने वाला है, या फिर कुछ फायदा नहीं मिलेगा? इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइएगा। गिरधारी जी, जहाँ जाति की बात है, भारतीय जनता पार्टी वैसे किसी एक जाति विशेष की बात पर विश्वास नहीं करती, न जाति में समाज बंटे इस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लेकिन जो समय चल रहा है और जो समाज में जातिवादी या जाति मान लो राजनीतिक पार्टियां फैलाती है, तो उस ओर चिंतन तो किया जाता है। लेकिन मैं एक जाति समाज की बातें आपने जो कही, तो जो जिस समाज का जो बड़ा वर्ग होगा उस समाज के ज़्यादा वोट होंगे, उस समाज से ज़्यादा प्रत्याशी जीतेंगे, ये तो निश्चित है। जिस क्षेत्र में जिस समाज का जो बाहुल्य होगा उस समाज का प्रत्याशी जीतता है। लेकिन मैं आपको एक बात निवेदन जरूर करूंगा कि सभी जातियों के वोट मिलने से प्रत्याशी जीतता है, एक जाति से नहीं जीतता। एक जाति का बाहुल्य हो सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं इस बात को मानता हूं कि सभी जाति का वोट मिलेंगे तब जाकर के प्रत्याशी जीतता है। और यदि मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो मैं तो सभी जातियों को मान सम्मान देते हुए सभी जातियों के वोट मुझे मिलेंगे। हाँ, मैं जिस जाति को बिलोंग करता हूँ उस जाति से मुझे विशेष से उस परिवार के मेरे संबंधी है, कोर है, उस पूरे क्षेत्र में है, पहचान है, मैं प्रत्येक बूथ तक मेरा संपर्क है, तो निश्चित रूप से उस समाज के वोट मिलेंगे मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सब जातियों का सहयोग लेकर के ही यदि मुझे टिकट दी जाती है तो चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ूंगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, आपकी अच्छी सोच है कि ये राजनीतिक आपकी थोड़ी अलग है कि जाति से ऊपर उठ के काम करना, और निश्चित यही करना चाहिए। और खास तौर से मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपने मूल मुद्दों को लिया, तो मूल में आप बिजली पानी को लेते हो, इसके साथ आप एक मूल को और जोड़ देवे कि मूल आवश्यकता है शिक्षा की। तो इस शिक्षा को भी आप साथ में यदि जोड़ देते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरे प्रदेश में अच्छा काम होने की जरूरत है। और इसमें आप क्या देखते हो, शिक्षा में क्या नवाचार के आप आयाम सोचोगे? देखिए गिरधार जी, मैं एमकॉम बीएड हूँ, मैं शिक्षक भी रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। पानी बिजली के साथ शिक्षा और चिकित्सा दोनों आवश्यक है। शिक्षा में मेरा ऐसा मानना है, ये केवल अक्षर ज्ञान और ये क्लास से उत्तीर्ण कर लेना यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की जो बात है उस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब संस्कार युक्त शिक्षा होगी तभी जाकर के इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का भला हो सकता है। नहीं तो जो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे, जो आतंकवाद, ये जो आ रहा है, इस समय इसे संस्कार युक्त शिक्षा की कमी है, इसीलिए वो राह भटकते हैं। इसलिए मेरा तो विशेष जोर इस पे है कि संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए, शिक्षा में थोड़ा बदलाव किया जाए। जो हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे देवता, जो उनके संस्कार हम प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों को देवे। और जो घर में, स्कूल के साथ साथ जो घर में संस्कार जो आएंगे तभी जाकर के वो बच्चा आगे बाहर उसे संस्कारों में आगे बढ़ेगा। और शिक्षा के साथ चिकित्सा का भी बहुत मुख्य मुद्दा है, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा। इसलिए हमारे बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य हो, इसके लिए समाज में भी जागृति आए, पूरे सभी समाजों में जागृति आए, अच्छी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें और उसकी चिकित्सा का यानी स्वच्छता का, स्वस्थता का ध्यान रखें। और वो यदि स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से बच्चा आगे बढ़ेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने जीवन में अच्छी कामयाबी हासिल करेगा। तो विशेष तौर से मैं इसे इन दो मुद्दों के साथ, बिजली पानी के साथ शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दों पर भी विशेष तौर से मेरी काम करने की इच्छा है।